नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष एक बार पुनः 30 कदम 2.0 सीरीज को लेकर के, जिसमें आज हम इतिहास विषय के 26वें टॉपिक यानी कि 1857 की क्रांति पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से हमेशा बनाए जाते हैं। मतलब पूरे इतिहास में कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जिससे अक्सर आप ये समझिए कि अगर 100 पेपर हुए हैं तो उसमें से 90 से 95 टाइम्स इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिनमें से एक बौद्धिज्म जैनिज्म वाला चैप्टर है, 1857 का रिवॉल्ट है, गवर्नर जनरल वाला चैप्टर है। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं स्पेसिफिक जो कि 100% तो ना सही लेकिन 90% चांसेस है वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की। तो उनमें से एक टॉपिक है 1857 का रिवॉल्ट। तो जब आप इसकी तैयारी करें तो काफी डीप में जाकर करें, बहुत अच्छे से करें और कुछ भी फैक्ट ना छोड़ें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, टॉपिक का नाम है 1857 का रिवॉल्ट और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट से आपको सही कथन का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह केवल सैनिक विद्रोह न होकर सामाजिक आर्थिक असंतोष का परिणाम थी। इट वॉज नॉट मेयरली अ मिलिट्री म्यूटिनिटी बट अ रिजल्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डिस्कंटेंट। तो यहां पर ये जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जब आप इसके नेचर पे बात करते हो, जब इसके नेचर या इसके प्रकृति पर बात करते हैं तो अलग अलग प्रकृति के दिखते हैं। जैसे सैनिक विद्रोह है, किसान विद्रोह है, लोगों के विद्रोह है, आम विद्रोह है, या किस प्रकार का विद्रोह है। तो इसमें निकल करके आता है, इसमें लगभग सारे जो शोषित वर्ग थे उन्होंने इसमें भागीदारी निभाई थी, इंक्लूडेड कुछ रियासतों को। ठीक, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्थापना करना था। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मॉडर्न नेशन और स्टेट। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन विद्रोहियों के पास, उन रिबेलियंस के पास कोई ऐसा विचार नहीं था कि आने वाले समय में हम बहुत बड़ा एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे और ब्रिटिशों को यहाँ से भगा देंगे। तो वो सिर्फ अपने क्षेत्रीय लेवल पर ही टिके हुए थे। तीसरा, इसमें किसान, कारीगर और पारंपरिक शासक वर्ग सक्रिय रूप से शामिल थे। पीजेंट, आर्टिसंस एंड द ट्रेडिशनल रूलिंग क्लास वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन इट। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इसमें लगभग ये सारे वर्ग जो शोषित थे वो इसमें शामिल थे। हालांकि किसान और कारीगर आपको सीधे तौर पे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ, इनको बैक सपोर्ट करते हुए लोग जरूर से दिख जाएंगे। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, दूसरा वाला जो है इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप ए ऑप्शन ले सकते हैं, 1 और 2 करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अगेन यहां पर 3 स्टेटमेंट है, आपको उसके सही आंसर का चुनाव करना है। 1857 के विद्रोह की असफलताओं में भारतीय शासकों की भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ इंडियन रूलर्स इन द फेलियर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। ठीक, तो यहां पर असफलताओं के बारे में बात करनी है हमको, और वो भी किसके संदर्भ में? शासकों के संदर्भ में। पहला, हैदराबाद के निजाम और ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे थे। तो कुछ रियासतों ने निश्चित तौर पर ब्रिटिश शासकों की सहायता की थी। The Nizam of Hyderabad and the Sandhyas of Gwalior remained loyal to the British। बिल्कुल सही है। ठीक, सिंधिया, अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से जब ये स्टेटमेंट पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपके ऊपर, आपके पूर्वजों के ऊपर आरोप लगता है कि 57 के विद्रोह में उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। तो उनका पूरा एक वो है, पॉडकास्ट है ना, इंटरव्यू है, तो आप उसको कभी देखिएगा उन्होंने क्या जवाब दिया था। ठीक, दूसरा, पंजाब और बंगाल की सेनाओं ने विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। दी आर्मीज ऑफ पंजाब एंड बंगाल एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट। तो यहां पर सेनाओं ने विद्रोह में सक्रिय भागीदारी तो नहीं निभाई थी।
ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, सिख और गोरखा सैनिकों ने अंग्रेजों का समर्थन दिया था, ये सही है। ठीक, सिख एंड गोरखा सोल्जर सपोर्टेड द ब्रिटिश। ठीक है, तो यहां पर फिर से 1 और 3 सही है, 2 गलत है। ठीक, तो यहां पर केवल 1 और 3 स्टेटमेंट आप करेक्ट ले सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, सॉरी सी नहीं, ए, 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके समक्ष एक तरफ नेताओं के नाम है, उसके अगेंस्ट उनके क्षेत्रों के नाम है जहां से उन्होंने इसका क्या बोलना चाहिए कि नेतृत्व किया था। ठीक है, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान। ठीक है, तो जो कुंवर सिंह थे वो बेसिकली जगदीशपुर या आरा, जो कि बिहार में है, यहां से भाग लिए थे। तो कुंवर सिंह आप लगा दीजिए यहां पर आरा में। ठीक, बेगम हजरत महल बेसिकली लखनऊ से थी, लखनऊ, तो लखनऊ पड़ता है अवध में, तो ये आ जाएगा अवध। रानी लक्ष्मीबाई वैसे तो कहां से थी, झांसी से, लेकिन जब झांसी का पतन हो गया, झांसी को जब हार गई है, तो उनको वहां से पलायन करके ग्वालियर के तरफ रुख करना पड़ा था, फिर वो चली गई ग्वालियर। और खान बहादुर खान बरेली से थे। ठीक, और ये कहां पर पड़ता है, रोहिलखंड में पड़ता है, रोहिलखंड में पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर आप जोड़ लीजिए, एक आ जाएगा 2 में, बी का आ जाएगा 3 में, सी जुड़ रहा है 1 के साथ, और डी को आप 4 के साथ जोड़ लीजिए। तो 2 3 1 4 ऑप्शन में देख लीजिए, 2 3 1 4 डी ए ऑप्शन में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, रीजन फॉर डिस्कंटेंट इन द आर्मी इंक्लूडेड, सेना में असंतोष के कारणों में शामिल थे, मतलब जो सेना में असंतोष हुआ 1857 में, उसके पीछे कौन कौन से कारण मौजूद थे। पहला है कारतूस का विवाद, जो एनफील्ड राइफल आई हुई थी, एनफील्ड राइफल, उसमें चर्बी लगा होता था, है ना, चर्बी भी किसका, सुअर का और गाय का, है कि नहीं। तो यहां पर पहला सही है। दूसरा, विदेशी सेवा भत्ता समाप्ति, एबॉलिशिंग फॉरेन सर्विस अलाउंस। ठीक है ना, ये भी सही है, वैसे तो अलाउंस की समाप्ति कर दी गई थी। तीसरा, भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखना, डिप्राइविंग इंडियंस ऑफ हाई पोस्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सी ऑप्शन सही ले सकते हो। ठीक है, चलिए सिंपल था ये क्वेश्चन, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगेन यहां पर मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन है, जहां पर एक तरफ आपको सूची 1 में किताबों के नाम है, बुक्स के नाम है, और सूची 2 में आपके समक्ष उनके राइटर्स के नाम है, जिसको आपको मैच करना है। ये सारे बुक्स जो है वो 1857 के बैकग्राउंड में लिखे गए हैं, है कि नहीं। तो पहला है, अब यहाँ पर लगभग सारे जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में लिखे गए हैं, तो बुक को ओरिजिनली इसमें इंग्लिश में ही दिया गया है ना। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, और द सिपॉय म्यूटिनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखा है विनायक दामोदर सावरकर जी ने, और इन्होंने ही पहली बार इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला संघर्ष का नाम दिया था अपनी बुक के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। दूसरा, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये इसके राइटर है अशोक मेहता जी। ठीक, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये है डॉक्टर SN पांडे जी का, और द सिपॉय म्यूटिनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये लिखा है RC मजुमदार साहब ने, जो कि नहीं मानते कि भारत का जो विद्रोह था ये वाला, वो एक स्वतंत्रता संघर्ष था।
ठीक है, तो यहां पर सिंपल से जोड़ लीजिए आप, एक का यहां पर 3 में जोड़ लीजिए, दूसरे का इसमें दूसरे में ही जुड़ा हुआ है, सी का 4 और डी का बचा 1, तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके समक्ष 3 स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को समझ करके आपको जवाब देना है। ठीक, तो क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलताओं के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। उसका जो फेलियर था उसके पीछे कारणों पर चर्चा यहां पर शायद की जा रही है। पहला स्टेटमेंट है, विद्रोह का भौगोलिक विस्तार सीमित था और दक्षिण भारत इससे लगभग अछूता रहा। The geographical extent of the revolt was limited and South India remained largely unaffected। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भारत में जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसमें ज्यादातर उत्तर भारत के राजा शामिल थे। पश्चिम बंगाल भी उतना शामिल इसमें नहीं था, ना ही इधर आपसे आप समझिए कि ये राजस्थान पंजाब वाला इलाका शामिल था, ना ही साउथ वाला। ये मेनली सेंट्रल में हुआ था और उत्तर भारत में हुआ था। ठीक, तो यहां पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, विद्रोहियों के बीच कोई केंद्रीय नेतृत्व और समन्वित योजना नहीं थी। देयर वॉज नो सेंट्रल लीडरशिप और कोऑर्डिनेटेड प्लान अमंग द रिबेलियंस। तो यहां पर यह भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कोई ऐसा केंद्रीय नेतृत्व का वो नहीं था। जैसे इन्होंने शुरुआत में ही बहादुर शाह जफर को बना दिया था अपना नेता, लेकिन वो बिना किसी मतलब ये उसको कोई अनुभव नहीं था, ना ही विद्रोह करने का, ना ही लड़ाई करने का, और वो इसके में कोई लीडरशिप क्वालिटी भी नहीं थी, और वो शुरुआत में पकड़ा गया था। तो इसलिए इसमें कोई नेता नहीं था। ठीक है, ना इनके पास कोई विस्तृत प्लानिंग थी। तीसरा, ब्रिटिश सेना की तुलना में विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार और संसाधन कम थे। द रिबेल्स हैड फेवर मॉडर्न weapons and resources compared to the British Army। तो सिंपल सी बात है, एग्जैक्ट करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, डी ऑप्शन को आप सही ले सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आगे बढ़िए। 1857 के विद्रोहियों द्वारा मुगल सम्राट को नेतृत्व सौंपना दर्शाता है। हैंडिंग ओवर लीडरशिप टू द मुगल एम्परर बाय द रिबेल्स ऑफ 1857 इंडिकेट्स। अब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 के रिवॉल्ट में विद्रोहियों ने अपना नेता चुना किसको? बहादुर शाह जफर को। इसके पीछे क्या लॉजिक आपको लगता है? तो इसमें लॉजिक 4 है, उसमें से आपको एक को ध्यान रखना है। पहला, आधुनिक लोकतांत्रिक सोच कहीं नहीं थी इसमें, तो गलत है। बी, पारंपरिक वैधता की खोज था, सर्च फॉर ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी, ये सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं एक बार। धार्मिक कट्टरता, नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें धार्मिक कट्टरता वाली कोई चीज नजर नहीं आती। और यूरोपियन प्रभाव, तो इसमें कोई भी यूरोपियन प्रभाव वैसा नहीं है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट बैठता है, पारंपरिक वैधता की खोज, सर्च ऑफ ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी। ठीक है, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल थे, और मुगलों की सत्ता भारत में 1500 आप समझ सकते 26 से चल रही है, और वहां से लेकर के आज तक जो थे, मतलब 1857 लगभग 400 साल से ज्यादा समय तक यही भारत के प्रतिनिधि थे। तो यहाँ पर लोगों के मन में उनके लिए एक आदर सम्मान का भाव जरूर था। तो एक वैध तरीका था उनको, है ना, बनाने का। हालांकि ये बहुत फायदेमंद साबित नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न घटनाओं को आपको कालानुक्रम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। ठीक, ग्वालियर की लड़ाई, दिल्ली पर विद्रोह का कब्जा, झांसी का पतन, मेरठ का विद्रोह। अब यहां पर डेट, क्योंकि बड़ा कठिन है इसको याद करना डेट, तो मैं आपको कहूंगा कि डेट से इसको याद मत करना, इसको एक सीक्वेंस में याद रखना कि कौन कौन सी घटना किस किस तरीके से हुई थी, मतलब पहले ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, इस टाइप से। अगर डेट याद करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारे डेट आएंगे इसमें, क्योंकि लगभग आपको 15 जगह का आपको विद्रोह याद करना पड़ेगा, और कोई एक विद्रोह कुछ एक डेट से स्टार्ट ना होकर के कई अलग अलग टुकड़ों में चल रहा है और अलग अलग खत्म हो रहा है, तो डेट बड़ा टिपिकल हो जाएगा यहाँ पे याद करना। उससे बेहतर क्या है, आप
समझ के थोड़ा सा इसको रख लीजिए। जैसे सबसे पहला हुआ था मेरठ छावनी में विद्रोह, है कि नहीं? तो विद्रोह जब हुआ तो विद्रोही, ये बेसिकली 10 मई की घटना थी। उसके बाद 11 मई को लोग कहां चले गए? दिल्ली। तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा। उसके बाद ग्वालियर की लड़ाई और झांसी का पतन। अब ग्वालियर की लड़ाई झांसी के पहले कैसे हुई थी या बाद में? तो हमको पता है कि झांसी की रानी जब है, झांसी के पतन के बाद कहां गई थी? ग्वालियर। तो जाहिर सी बात है झांसी पहले हुआ होगा, तो इसलिए यहां पर ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे और एक आ जाएगा चौथे नंबर पर। तो यहां पर आप ले सकते हो 4 2 3 1 ऑप्शन में। सॉरी माय मिस्टेक। सबसे पहले 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1। 4 2 3 1। अब ये जो देखिए यहां पर तो कोई जम नहीं रहा है, हमारा ये स्टेटमेंट तो हमने सही जमाना है कि सबसे पहले मेरठ का विद्रोह हुआ था, तो सबसे पहले चौथे नंबर पे आएगा। उसके बाद आएगा दिल्ली पर कब्जा, 2 पे आएगा, ठीक। उसके बाद आई थी झांसी, उसके बाद हुआ था ग्वालियर, 1। तो सिंपल है 4 2 3 1 आएगा और यहां पर ऑप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसको काट देते हैं और बना लेते हैं अपना नया ऑप्शन 4 2 3 1 को, ठीक। तो आप ये आंसर याद रखिएगा, कभी कभी इसमें मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं। तो 8th वाले का आप सीधे सीधे आंसर याद रखिए 4 2 3 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन रीजन ऑफ मैनी प्रिंसली स्टेट रिमेनिंग न्यूट्रल? निम्न में से कौन सा कारण रियासतों के तटस्थ रहने का एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण दिखता है? मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि इस विद्रोह में बहुत सारे रियासत तटस्थ रहे, मतलब ना भाग लिए ना अंग्रेजों का साथ दिए। तो इसका मतलब इसके पीछे क्या रीजन था? तो पहला, ब्रिटिश सैन्य शक्ति है ना, सब्सिडरी अलायंस, लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट और इकोनॉमिक समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी। तो यहां पर वैसे तो सब कुछ ना कुछ कारण है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सहायक संधि, क्योंकि बहुत सारे देश, बहुत सारे स्टेट है ना, बहुत सारे स्टेट जो है ऑलरेडी सहायक संधि के पार्ट हो चुके थे, डलहौजी की हड़प नीति के पार्ट हो चुके थे, तो वहां से वो बाहर जा नहीं सकते थे, तो इसलिए उनको न्यूट्रल रहना पड़ा इसमें, ठीक है। तो यहां पर 9th का भी ऑप्शन सबसे करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1857 में शिक्षित मध्यम वर्ग की सीमित भूमिका का कारण क्या था? The reason for the limited role of the educated middle class in 1857 was, इस विद्रोह में मध्यम वर्ग और जो शिक्षित वर्ग था, उन्होंने मतलब ना के बराबर पार्टिसिपेट किया था इसमें, वो तटस्थ रहे थे। इसके पीछे का आपको कारण पूछ रहा है। पहला, अंग्रेजी शिक्षा से लाभ, बेनिफिट्स फ्रॉम इंग्लिश एजुकेशन, विद्रोह के सामाजिक चरित्र से दूरी और राजनीतिक चेतना का अभाव। अब देखिए, अंग्रेजों के ब्रिटिश जो एजुकेशन पॉलिसी थी उनसे उनको बड़ा फायदा हुआ था, तो ये पहला कारण तो था कि वो इस युद्ध से अलग रहे थे। हालांकि उनके मन में ऐसा नहीं था कि विद्रोहियों के प्रति कोई बैर भाव था, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने ना उनका साथ दिया ना उनके खिलाफ रहे, ठीक। तो अंग्रेजी शिक्षा से लाभ, ये तो हो जाएगा। दूसरा, विद्रोह के सामाजिक चरित्र से दूरी। अब यहां पर ये स्टेटमेंट भी लिया जा सकता है कि विद्रोह का सामाजिक जो चरित्र था, बेसिकली जिस कारण ये विद्रोह हो रहा था उसमें मिडिल क्लास कहीं पे फिट नहीं बैठ रहा था, ठीक है, इसीलिए ये इससे दूर रहे। मतलब उनको कुछ लेना देना था नहीं, आप ये कह सकते हो, उनके विद्रोह होने से भी और ना होने से भी कोई उनको इतना मतलब नहीं था। तीसरा, राजनीतिक चेतना का अभाव, लैक ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ये भी एक प्रकार से लिया जा सकता है, क्योंकि जो अभी जो नए कहना चाहिए ब्रिटिश शिक्षा नीति से पढ़ करके आगे आए हैं, थोड़े से लोअर क्लास से मिडिल क्लास में गए हैं, तो उनको अभी बहुत ज्यादा राजनीति में नहीं जाना था, ठीक है, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद नहीं साबित होता, तो इसलिए भी वो बाहर रहे। और यहाँ पर डी ऑप्शन में 1 2 3 तीनों अवेलेबल है और आंसर के रूप में भी आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी, 1 2 और 3,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहने की सीमा को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से स्पष्ट करता है? Which of the following statement best clarifies the limitation of calling the revolt of 1857 a military mutiny? इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, ये पूछना चाह रहा है आपसे कि इसे क्यों ना कहा जाए सिपाही विद्रोह, इसकी सबसे बेस्ट कारण क्या है? तो पहला, विद्रोह में नागरिक, जमींदार और शासक वर्ग की भागीदारी थी, ठीक है, जो कि कृषकों, जो कि सिपाही से या सिपाहियों से या मिलिट्री से अलग था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देयर वाज आल्सो पार्टिसिपेशन ऑफ सिविलियंस, जमींदार्स एंड रूलिंग क्लास इन दी रिवोल्ट। अब यहां पर जमींदार कहना तो सही नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ लोग जो थोड़े कहना चाहिए कि रियासत वर्ग से बिलोंग करते थे, ये उनका है। जमींदार हालांकि इसमें साथ नहीं था, आपको ध्यान रखना है, लेकिन नागरिक इसमें साथ थे, शासक वर्ग इसमें साथ थे, तो इसलिए आप इसको कह सकते हो, ठीक है। हालांकि जमींदार को आप अगर इंडिविजुअली पूछेगा कि क्या साथ थे तो नहीं थे, ठीक है। विद्रोह के कारण केवल कारतूस विवाद तक सीमित नहीं थे। द कॉज ऑफ द रिवोल्ट वर नॉट लिमिटेड ओनली द कार्ट्रिज कंट्रोवर्सी, बिल्कुल सही। जब आप कारणों पे चर्चा करेंगे तो वहां पर सिर्फ सैन्य कारण नहीं दिख करके बहुत सारे सोशल रीजन, धार्मिक रीजन, आपके सामाजिक कारण, ये सब दिखते हैं उसमें, ठीक। और तीसरा, विद्रोह का प्रभाव भारत के सभी प्रांतों में समान था। द इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट वॉज यूनिफॉर्म इन प्रोविंसेस ऑफ ऑल प्रोविंस। तो ये देखो स्टेटमेंट गलत होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी प्रांतों में समान नहीं था, कहीं पे ज्यादा था, कहीं पे कम था। साउथ की तरफ ना के बराबर था, मध्य भारत में ठीक ठाक था, उत्तर भारत में ठीक ठाक था, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन बंगाल की तरफ कम था, पंजाब की तरफ कम था, साउथ की तरफ कम था, ठीक है, राजस्थान में बहुत कम था। तो यहाँ पर 1 और 2 ही सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। What were the reason behind the rebels declaring बहादुर शाह जफर as the emperor? बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों द्वारा सम्राट घोषित करने के पीछे कौन से कारण निहित थे? पहला, मुगल सम्राट पारंपरिक वैधता का प्रतीक था, हमने पहले भी देखा था इसको। द मुगल एम्परर वॉज सिंबल ऑफ ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी, बिल्कुल सही है। दूसरा, मुगल सत्ता धार्मिक और सामाजिक एकता का आधार मानी जाती थी। मुगल रूल वॉज कंसिडर्ड द बेसिक ऑफ रिलीजियस एंड सोशल यूनिटी। तो सामाजिक और धार्मिक एकता का आधार तो राजा ही हो सकता था, इसलिए वो माना गया था, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा, विद्रोहियों के पास आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्पष्ट अवधारणा थी। द रिबेल्स हैड अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न नेशनल स्टेट, बिल्कुल गलत। इनके पास भविष्य की कोई योजना नहीं थी और ना ही उनके पास भविष्य को लेकर के एक राष्ट्र जैसी कोई सोच थी। तो यहाँ पर तो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप 1 और 2 आंसर ले सकते हो, हालांकि ये अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इस बी ऑप्शन को बना रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप ले सकते हो बी, ओनली 1 एंड 2। तो यहां पर 2 कारण था, ठीक है, 1 और 2, तीसरा वाला गलत है भैया, ठीक है। तो यहां पर आप आंसर में रहिएगा, ऑप्शन के हिसाब से मत जाना, है ना। और ऑप्शन में जाना है तो बी ऑप्शन मैंने बना दिया है, 1 और 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, नीति आधारित असंतोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश नीतियां 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार थी? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिसी बेस्ड डिस्कंटेंट, which of the following British policies were responsible for the revolt of 1857? Doctrine of lapse, heavy land revenue system, control over the press, व्यक्तिगत सिद्धांत, भारी भूमि राजस्व व्यवस्था, भारी क्यों है यहाँ पर, भूमि राजस्व व्यवस्था होनी चाहिए बस, और प्रेस पर नियंत्रण। तो ये कि यहाँ पर प्रेस को लेकर के कोई ऐसा डेवलपमेंट था नहीं कि उस पर नियंत्रण कर दिए या उस पर कोई वो ला दिए, कोई नियम ला दिए तो वहां पर विद्रोह हो गया। तो प्रेस को छोड़ करके दोनों आ जाएगा, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा। तो 1 और 2 ही काफी है, तो केवल 1 और
2 आंसर में ए अवेलेबल है। ठीक है, तो व्यवगत सिद्धांत और इनकी राजस्व व्यवस्था ये दोनों शामिल हो जाएगा इसके कारण में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Consider the following statements regarding the role of different section of Indian society in the 1857 revolt। 1857 के विद्रोह में भारतीय समाज के विभिन्न वर्ग की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन कौन से वर्ग जो है इसमें शामिल रहे वगैरह वगैरह। पहला, अधिकांश बड़े जमींदार और रियासतें अंग्रेजों के पक्ष में रही। मोस्ट ऑफ द बिग लैंडलॉर्ड्स एंड प्रिंसली स्टेट रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश। हमने पहले पे पढ़ा था इसको, ये सही है। तो ये लगभग ब्रिटिशर्स के पक्ष में रही रियासतें और जमींदार। उसके पीछे कारण क्या थे तो उसको आपको समझना पड़ेगा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है उसकी। दूसरा, शिक्षित मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवियों का समर्थन विद्रोह को नहीं मिला। The educated middle class and intellectuals did not support the revolt। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, व्यापारी और उद्योगपति वर्ग ने विद्रोह को संगठित रूप से आर्थिक सहायता दी थी। ये स्टेटमेंट गलत है भैया, इनको कोई आर्थिक सहायता किसी ने नहीं दी थी, ना ही किसी भारतीय व्यापारी ने, ना ही उद्योगपति ने। तो यहां पर 14 में आप आंसर ले सकते हैं केवल 1 और 2, ए ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है, एक तरफ मैच द फॉलोइंग। अच्छा, ये एक तरफ कुछ पदों के नाम हैं और उस समय पर भारत में कौन या फिर भारत के संदर्भ में कौन यहां पर जमींदार व्यक्ति था, तो इसको लेकर के क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, इसको जोड़ी मिलाना है, सिंपल सा रहेगा। तो भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन था, तो कैनिंग था उस समय, हमको पता है। तो थर्ड में जोड़ दीजिए इसको, पहले को कैनिंग। बी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन लॉर्ड पाम्पस्टन था। ठीक, मिलिट्री जनरल ये जॉर्ज एनिसन। देखो 1857 के पहले जॉर्ज एनिसन था लगभग, और उसके बाद एनिसन को हटा करके फिर उसकी जगह पर किसको लाया गया था, कैम्पबेल को लाया गया था। तो उसको भी आप याद रखिए, मतलब पूरे इस रिबेल को दबाने की जिम्मेदारी कैम्पबेल की थी। आई बात समझ में, कैम्पबेल। और उसके पहले जस्ट कौन था, तो मिलिट्री जनरल, तो ये था जॉर्ज एनिसन या एनिसन। और क्वीन ऑफ विक्टोरिया ब्रिटेन की। ठीक, तो यहां पर एक सीधे तौर पर जाएगा 3 के साथ, बी जा रहा है 2 के साथ, सी जाएगा 1 और डी जा रहा है 4। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 डी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, 3 2 1 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका को किस रूप में समझा जा सकता है। इन व्हाट फॉर्म कैन रानी लक्ष्मीबाई's रोल्स द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बी अंडरस्टूड। मतलब उनकी इस विद्रोह में किस प्रकार की भूमिका थी उसके बारे में क्वेश्चन है। पहला, केवल सैनिक नेतृत्व, क्षेत्रीय सत्ता संरक्षण का प्रयास, धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व, किसान विद्रोह का प्रतिनिधित्व। तो यहां पर सिंपल सा चीज है, रानी को अपना झांसी वापस चाहिए था, तो इसलिए क्षेत्रीय सत्ता का संरक्षण का प्रयास, तो अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट रीजनल पावर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप भी ऑप्शन ले सकते हो। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17। एक प्रकार का यहां पर असर्शन है और उसका रीजन है। ठीक है, तो असर्शन क्या है, द 1857 रिबेलियन वॉज नॉट मेयरली अ मिलिट्री म्यूटिनी। 1857 का रिवॉल्ट केवल सैनिक विद्रोह नहीं था। क्या स्टेटमेंट सत्य है? बिल्कुल सत्य है। और रीजन क्या था इसका, ब्रिटिश शासन ने भारतीय शासकों को राजनीतिक रूप से अपमानित और शक्तिहीन कर दिया था। द ब्रिटिश रूल हैड पॉलिटिकली ह्यूमिलेटेड एंड डिसएम्पावर्ड द इंडियन रूलर्स। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर केवल सैनिक विद्रोह था, ये विद्रोह नहीं था, ये सही है। और भारतीय शासकों को राजनीतिक रूप से अपमानित और शक्तिहीन कर दिया गया था, तो इसमें शामिल हुए थे। तो ये कहने का मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप ले सकते हो ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। पहला, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासकों की संप्रभुता को क्रमशः समाप्त कर दिया था। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही। डलहौजी की हड़प नीति से, वेब का सिद्धांत से उनकी संप्रभुता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। ठीक है, इसके अलावा सहायक संधि तो वो भी कारण था, है ना। तो पहला स्टेटमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रेजुअली एबॉलिश्ड द सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन रूलर्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, देसी राज्यों के उत्तराधिकार के मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ता गया। ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द सक्सेशन मैटर ऑफ नेटिव स्टेट इंक्रीज, ये भी स्टेटमेंट सही है। हड़प नीति का सिद्धांत यही इसका कारण था। तीसरा, भारतीय शासकों को ब्रिटिश प्रशासनिक संरचना में वास्तविक शक्ति दी गई। इंडियन रूलर्स वर गिवन रियल पावर विद इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, तो ये तो दिया ही नहीं गया था, तो ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में एक और दो ही सही है और तीसरा वाला गलत है भैया, तो सी ऑप्शन में अवेलेबल भी है ये। ठीक है, तो एक और दो सही। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या बोल रहा है? निम्न कथनों में से कौन सा सही है? अब यहां पर दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। 1857 के बाद सेना में जातीय पुनर्गठन हुआ। एथनिक रिकॉग्नाइजेशन टुक प्लेस इन द आर्मी आफ्टर, देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, मैं इसको हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। ठीक है, तो 1857 के बाद सेना में जातीय पुनर्गठन हुआ, मतलब रेशियल या कास्ट बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा, बंगाल सेना का महत्व घटाया गया, इंपॉर्टेंस ऑफ बंगाल आर्मी वॉज रिड्यूस। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि दो कमीशन बने थे, एक रॉयल कमीशन और एक पील कमीशन। ठीक है, और इन कमीशंस के जरिए भारत के जो आर्मी थी, जो ब्रिटिश फौज थी, ठीक, उसमें जाति आधार पर रेजिमेंट्स का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। और बंगाल के महत्व को घटाया गया क्योंकि बंगाल से ही रिबेल होने की संभावना ज्यादा थी, इसलिए उसके इंपॉर्टेंस को कम किया गया। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों गलत, दोनों सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप सी ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आपके समक्ष एक तरफ कुछ इतिहासकारों के नाम है, कुछ व्यक्तित्व के नाम है, और उसके अगेंस्ट उनके स्टेटमेंट दिए गए हैं, मतलब किसने कौन सा स्टेटमेंट अपने तरफ से इस रिवोल्ट के लिए कहा था, तो ये आपको समझना है। अब देखिए, यह केवल सैनिक विद्रोह था, राष्ट्रीय आंदोलन नहीं। ये स्टेटमेंट किसका हो सकता है? तो हमने पहले भी इसको देखा है, आरसी मजूमदार ने कहा था। ठीक है, दूसरा, यह आधुनिक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो पहली बार इस संग्राम को स्वतंत्रता संघर्ष किसने कहा था? तो वीडी सावरकर जी ने कहा था। ठीक है, इसके बाद सॉरी, यह ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक जन आधारित विद्रोह था। इट वॉज अ पॉपुलर रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। यह स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, और जॉन सीले ने कहा था यह एक प्रतिक्रियावादी और पिछड़ी शक्तियों का विद्रोह था। इट वॉज अ रिवोल्ट रिएक्शन एंड बैकवर्ड फोर्सेस। तो ये स्टेटमेंट जॉन सीले का है। तो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट सी में आप 4 को जोड़ सकते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए, कार्ल मार्क्स ए का जुड़ रहा है किसके साथ? 3, बी जाएगा 2 के साथ, सी जा रहा है 4 के साथ, और डी जा रहा है 1 के साथ। तो 3 2 4 1 3 2 4 1 हमारे पास ए में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन ये भी पूछा है कि किसने इसको सिपाही म्यूटिनी कहा था, किसने इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष कहा था, किसने क्या कहा था। तो ये 4-5 बड़े स्टेटमेंट है, आप उसको देख के जाइएगा, तो वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है? 1857 की क्रांति के सामाजिक आधार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर जैसे राजनीतिक आधार पूछा था, वैसे यहां पर सामाजिक आधार पूछ रहा है। पहला,
विद्रोह में भाग लेने वाले वर्ग में अपदस्थ शासक, तालुकेदार और किसान सिपाही शामिल थे। द क्लासेस पार्टिसिपेटिंग इन द रिवॉल्ट इंक्लूडेड डिपोस्ट रूलर, तालुकादार्स, फार्मर्स एंड सिपॉयस। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, शहरी मध्यम वर्ग ने विद्रोह का संगठित समर्थन किया था। देखिए, एक तो उन्होंने समर्थन नहीं किया था, अगर थोड़ा बहुत किया भी था तो संगठित तौर पे तो बिल्कुल नहीं किया था। तो द अर्बन मिडिल क्लास गिव ऑर्गेनाइज सपोर्ट टू द रिवॉल्ट, गलत है। और तीसरा, विद्रोह का सामाजिक चरित्र क्षेत्रवार भिन्न था। द सोशल कैरेक्टर ऑफ द रिवॉल्ट वेरिड रीजन वाइज। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परेशानी खड़ी की थी ब्रिटिशर्स ने, और इसके आधार पर उनके अलग अलग रिवोल्ट के कारण थे। ठीक है, तो यहां पर 1 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, ए ऑप्शन सही होगा, और दूसरा वाला आप नहीं लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आप ए ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22। पील कमीशन और रॉयल कमीशन के उद्देश्यों की तुलना करने पर कौन सा निष्कर्ष सही निकलता है? Which conclusion is correct when comparing the objective of the Peel Commission and the Royal Commission? दोनों ही कमीशन जो है बेसिकली 1857 के रिवॉल्ट के बाद आर्मी और जो ये थी प्रशासन थी, उसमें सुधार के लिए या उसमें ज़्यादा उसको कड़ाई से पालन करने के लिए, आगे आने वाले विद्रोहों से बचाने के लिए लाया गया था। तो यहाँ पे दोनों का सिमिलरिटी क्या हो सकता है? पहला है, दोनों का उद्देश्य प्रशासनिक लोकतंत्री था। बोथ एम्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोक्रेटाइजेशन, तो ये तो ऐसा कुछ इनका उद्देश्य नहीं था जिसमें लोकतंत्र की भावना हो। बी, दोनों सुधारवादी थे। अब ये उनके लिए सुधारवादी थे, हमारे लिए तो वो थे नहीं। सी, दोनों का मूल उद्देश्य औपनिवेशिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना था। बोथ हैड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथनिंग कॉलोनियल कंट्रोल, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। और डी, दोनों भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित थे। बोथ फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग इंडियन पार्टिसिपेशन, ये तो स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये सुधारवादी तो था नहीं। एक ही बचा है कि ये दोनों ही भारत में ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश साम्राज्य के औपनिवेशीकरण को ज्यादा सुदृढ़ तरीके से स्थापित करने आए थे, ताकि ये रिबेल बार बार ना हो और ब्रिटिशर्स आगे आने वाले समय पे शांतिपूर्ण तरीके से भारत का शोषण करते रहे। तो यहां पर सी ऑप्शन 22 में करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 1857 के विद्रोह को लेकर के औपनिवेशिक इतिहासकारों की सामान्य प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। Consider the following statement regarding the general tendency of colonial historical conquering the revolt of 1857। ठीक, तो यहां पर पहला स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने इसे मुख्यतः सैन्य अनुशासनहीनता का परिणाम बताया था। They primarily attributed it to military indiscipline, तो हमने पहले भी देखा इसको, स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने इसके सामाजिक आर्थिक कारणों को लगभग नकार दिया। They almost completely disagreed its socio-economic causes, क्योंकि अगर ये ऐसा होता कि इनका अगर ये इस प्रकार से इसको रखते, जो कि सच्चाई थी कि सामाजिक सुधार या उनके तरफ से जो सामाजिक सुधार किए गए थे और जो उसके चक्कर में भारत में जो समाज में गड़बड़ियां आई थी, वो एक रिवोल्ट का कारण था। ठीक है, नई शिक्षा नीति, बालिकाओं के संबंध में नीति, महिलाओं के संबंध में नीति, तो वो सारी चीजें, तो वो फिर बदनाम हो जाते। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक, तीसरा, विद्रोह के पश्चात श्वेत मानव बोध सिद्धांत को प्रचारित किया गया। फॉलोइंग द रिबेलियन द व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी वाज प्रोपोगेटेड। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी हालांकि पहले से थी, लेकिन इसको और ज्यादा तरीके से नरेट किया गया आफ्टर वॉर, आफ्टर रिबेल। ठीक है, तो हमने इसको पहले देखा है कि व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी क्या है पिछले चैप्टर में। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही है, डी ऑप्शन में अवेलेबल भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आप डी ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं, तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रॉयल कमीशन कॉन्स्टिट्यूटिंग आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट। 1857 के विद्रोह के बाद गठित रॉयल कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर आपको इनमें विचार करना है। पहला, इसका गठन भारतीय सेना के पुनर्गठन के उद्देश्य से किया गया था।
इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द इंडियन आर्मी। तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ठीक, हमने अभी फिर से पढ़ा था पहले। इसने सेना में भारतीयों की संख्या सीमित रखने की सिफारिश करी थी। इट रिकमेंडेड लिमिटिंग द नंबर ऑफ इंडियन इन द आर्मी। बिल्कुल सही है। जो रेशियो था पहले 5:2 का, उसको कम करके लगभग 1:3 के आसपास कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, इसके बाद नहीं, ये 1:2 नहीं होगा, ये 1:2 होना चाहिए लगभग। ठीक है, मतलब 2 सैनिकों के बीच में एक यूरोपियन। इसने तोप खाने को पूर्णतः भारतीयों के हाथ में देने का समर्थन किया था। बिल्कुल गलत, इसमें तो और विद्रोह होने की संभावना थी। और चौथा, इसने भारत में जातीय क्षेत्रीय संतुलन की नीति को बढ़ावा दिया। इट प्रमोटेड द पॉलिसी ऑफ एथनिक रीजनल बैलेंस्ड इन द आर्मी। अब यहां पर ये जो स्टेटमेंट है, ये चौथा वाला भी सही है। जाति आधार पर बांटा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में 1, 2, 4 ऑप्शन आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? उद्घोषणा का एक प्रमुख उद्देश्य भविष्य में विद्रोह की संभावना को कम करना था। अब यहां पर उद्घोषणा कौन सी उद्घोषणा है? प्रोक्लेमेशन, मतलब प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन, रानी की उद्घोषणा। रानी कौन? रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा। क्या उद्घोषणा थी? पहला, दत्तक अधिकार को मान्यता देना, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द राइट ऑफ एडॉप्शन। तो जिसको लेकर के दिक्कत थी उसको उन्होंने सुलझाने का प्रयास करा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, जबरन ईसाईकरण से इनकार, रिजेक्शन ऑफ फोर्स कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का आश्वासन, ये भी स्टेटमेंट सही है। और भूमि व्यवस्था में तत्काल सुधार, ये स्टेटमेंट ऐसा कुछ वहां पर उद्घोषणा में नहीं थी। तो यहां पर 1, 2 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए ये जो उद्घोषणा थी प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन, इसको इलाहाबाद उद्घोषणा भी कहा जाता है। और इसको पढ़ा किसने था इलाहाबाद में? तो उस समय के वायसराय कैनिंग ने, है ना। तो इसको इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन भी कहते हैं। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 ए ऑप्शन करेक्ट है। 1, 2, 3 तीनों सही, चौथा गलत। पील कमीशन की निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ पील कमीशन। तो यहां पर पील कमीशन के बारे में है। पहला, पुलिस को प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाए। द पुलिस शुड बी प्लेस्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, पुलिस को जनता मुखी संस्था बनाई जाए। द पुलिस शुड बी मेड पब्लिक ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं था। तीसरा, पुलिस को राजनीतिक आंदोलन को दबाने का साधन बनाया जाए, बिल्कुल सही। जो भी आंदोलन होगा उसमें पुलिस की भागीदारी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी उसको दबाने में। और चौथा, पुलिस वेतन और प्रशिक्षण सुधार की आवश्यकता बताई गई। द नीड ऑफ पुलिस सैलरी एंड ट्रेनिंग रिफॉर्म वॉज हाईलाइटेड, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर 1, 3 और 4 सही लग रहा है, दूसरा वाला गलत है। ठीक, तो यहां पर ए ऑप्शन में अवेलेबल भी है 1, 3 और 4। ठीक, चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 27वां, 1857 के बाद भारतीय सेना में कौन सा परिवर्तन किया गया? What change was made in the Indian Army after 1857? पहला, सेना में यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, हमने पहले भी चर्चा करी थी रॉयल एंड पील कमीशन की। दूसरा, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बदला गया। दी एथनिक एंड रीजनल बैलेंस वॉज अल्टरेड, ठीक, अल्टरेड बिल्कुल सही है। और तीसरा, भारतीयों को उच्च सैन्य पद दिए गए, ये गलत है भैया। ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ कौन होने चाहिए? उनके हिसाब से यूरोपियन, भारतीय सैनिकों को कोई उच्च पद दिया नहीं गया था। तो 1 और 2 सही है और तीसरा वाला गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या बोल रहा है? मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, रीडर है एक तरफ और एक तरफ उनके
विद्रोह का क्षेत्र है। ठीक है, कहाँ से कौन कौन लीडर था उसको हमको देखना है। नाना साहब कहाँ से थे हमको पता है, बहुत आसान है, कानपुर से थे। मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से थे, मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से थे। ठीक, इसके बाद तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर से, और बहादुर शाह जफर दिल्ली से। ठीक है, तो यहां पर एक आप जोड़ लीजिए 2 के साथ, 2 यानी कि बी जोड़ लीजिए 1 के साथ, सी का 3, 4 का तो डी ही है। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 हमारे पास ये ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। 29 आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 1858 की रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। पहला, कंपनी शासन की समाप्ति और ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन की घोषणा की गई। The end of company's rule and the declaration of direct rule by the British Crown were announced। बिल्कुल सही। दूसरा, ये पढ़ा किसने था, अभी मैंने बताया कैनिंग ने पढ़ा था इलाहाबाद में। दूसरा, भारतीय राजाओं की संप्रभुता को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। The sovereignty of the Indian princeries was completely abolished। अब यहां पर संप्रभुता को समाप्त नहीं किया गया था, संप्रभुता को देने का प्रयास किया गया था। यहां पर दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की नीति अपनाई गई थी। अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर वाज अनाउंस्ड। बिल्कुल सही है, हम धार्मिक नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे ऐसा कहा गया। और चौथा, भारतीयों को जाति और धर्म के आधार पर सरकारी सेवाओं से वंचित ना करने की बात कही गई। इट वॉज स्टार्टेड दैट इंडियन वुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पर इसमें 1 3 और 4 करेक्ट है और दूसरा वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोक्लेमेशन था जो इसमें शामिल था, और भी बहुत सारी चीजें थी, एक प्रकार का झुंझुना जैसा था भारत के लिए कि भैया बहुत सहेली, अब थोड़ा सा अच्छा देख लो, तो फालतू चीजें थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो 1857 के आधार पर लिखी पुस्तकों से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर पुस्तकों के बारे में क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आते हैं। पहला, सावरकर की पुस्तक पर ब्रिटिश शासन ने प्रतिबंध लगा दिया था। सावरकर्स बुक्स वाज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, वो जो उनकी बुक थी रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये बुक बैन हो गई थी वहां पर। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, एसएन सेन ने 1857 के संगठित राष्ट्रीय चेतना का भाव पर बल दिया था। एसएन सेन एम्फेसाइज्ड द लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेशनल कॉन्शियसनेस इन 1857। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा, आरसी मजूमदार ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये एक सिपाही विद्रोह है, ना कि राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 30 में 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा आज का 30 क्वेश्चन। ये जो क्रांति है 1857 की, इससे काफी क्वेश्चन पहले भी आए हैं, आने वाले समय में भी आएंगे। ठीक है, पहले बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ चुका है, अब थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं और ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा इस चैप्टर पर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।